साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप यादव जयपुर से आज आपके बीच में भूगोल का एक विशेष टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और टॉपिक आपके सामने है अक्षांश, देशांतर, समय व तिथि निर्धारण। भूगोल की एक बेसिक जानकारी के रूप में ये टॉपिक है। जहाँ जिस परीक्षा में ये टॉपिक से संदर्भित पाठ्यक्रम का भाग रहता है तो वहाँ तो विशेष रूप से इससे संदर्भित प्रश्नों की जानकारी होना ही चाहिए, लेकिन एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते भी हमें ये बेसिक जानकारी अपेक्षित है। और आज अपन शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने शुरुआत करता हूं अक्षांश के संदर्भ में। देखिए, अक्षांश लैटिट्यूड। एक जानकारी आप ध्यान रखें, पृथ्वी पर जितनी भी अक्षांश या देशांतर रेखाएं जिनके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, कोई भी वास्तविक रूप में नहीं है। जितनी भी रेखाएं जो अपन कहते हैं विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, कहने का तात्पर्य सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक हैं, आभासी हैं, कोई भी वास्तविक नहीं है। तो जहां अपन अक्षांश की बात कर रहे हैं और अक्षांश के शब्द में ही आपको अर्थ भी नजर आ रहा होगा, अक्ष प्लस अंश। अक्ष का अंश यानी उसका मान, उसका भाग, वो अक्षांश कहलाता है। हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पे आप ध्यान दें, ये पृथ्वी आपके सामने। इस पृथ्वी के अध्ययन की दृष्टि से हमने देखा कि पृथ्वी का जो सबसे मोटा जो भाग है, उस मोटे वाले भाग से बीचों बीच अपने पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइडेशन किया और ये दो पार्ट आपके सामने एल 0 डिग्री, जो अपने पश्चिम से पूर्व के रूप में एक जो लाइन खींची है जिसको अपने 0 डिग्री अक्षांश नाम देते हैं। इसी का दूसरा नाम भी है विषुवत रेखा। या इसे ही अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से गुजारी गई है, इसलिए इसको नाम रख दिया भूमध्य रेखा। और इस रेखा से ऊपर का भाग जिसको अपने कहा है उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण का भाग है उसको नाम दिया अपने दक्षिणी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो हेमिस्फेयर में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर। और इसी से संदर्भित रूप में जो अपन अक्षांश की जो बात करते हैं, अक्षांश का जो निर्धारण किया गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है और उस काल्पनिक रेखा को ही नाम देते हैं अपन अक्ष या धुरी। ये आपके सामने, ये बीचों बीच मैंने आपके सामने उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल से और साउथ पोल के लिए एक लाइन मिलाई और इसको नाम दिया जाता है अक्ष या धुरी कहते हैं। और इससे जब अपन देखते हैं इस विषुवत रेखा के संदर्भ में पृथ्वी के केंद्र से, ये आपके सामने मैंने कहा कि 10 डिग्री का कोण बना, ये 15, ये 30 डिग्री का कोण बना, ये 40 डिग्री का कोण बना, और यहां देखा तो ये 90 डिग्री का कोण बना। इसका मतलब विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर अधिकतम कोण कितने बन सकते हैं? 90। इसी तरीके से विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर आने पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। जो अपन आगे भी चर्चा करेंगे कि अक्षांश जो टोटल हैं वो 180 होते हैं।
विषुवत रेखा के उत्तर में 90, विषुवत रेखा के दक्षिण में 90। और भी आप देखा जाए तो देखिए आप, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री। इसका तात्पर्य अक्षांश कितने हैं 180 हैं। लेकिन अभी अपन बात करते हैं अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, और उसी के बाद अपन इस अक्षांशों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी अपने को पता है कि यहाँ अक्षांश से संदर्भित जो अपनी विषय वस्तु है, इससे जो प्रश्नों की प्रकृति आती है, अधिकांशतः बहुविकल्पी प्रश्नों के अंदर देखा जाता है तो 4 विकल्प आते हैं ABCD। उसमें या तो 4 उसकी अक्षांश की विशेषता लिखी जाती हैं, उसमें से 3 सही होती हैं, 1 गलत होती है, या उसमें कहा जाता है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। इस रूप में अपने को विकल्प मिलते हैं। तो इससे संदर्भित जो प्रश्नों की प्रकृति है, उस प्रकृति में देखा है अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश, अक्षांश वृत्त, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांशों की विशेषताएं क्या हैं, अक्षांशों का उपयोग क्या है, इससे संदर्भित अपने इसमें प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अक्षांश व अक्षांश रेखा क्या है, दोनों के संदर्भ। इस विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ किसी भी स्थान का कोणीय मान, जैसे मैंने कहा इस स्थान पे आपने बात की, आपके सामने कहा कि ये जो बिंदु है, इस विषुवत रेखा से इस बिंदु तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वही उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। इसका मतलब विश्व अक्षांश का अर्थ क्या हुआ, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान का कोणीय मान, एंगल, उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। दूसरा एक टर्म आता है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन। अब देखिए आप, ये आपके सामने मैंने कहा ये 30 डिग्री का बिंदु बनाया आपके सामने। इस विषुवत रेखा के सापेक्षिक रूप में जहां जहां भी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, वो मैंने आपके सामने बिंदु लगाई। और ये 30 डिग्री वाले एक समान मान वाले स्थान हैं, और इन समान मान वाले स्थानों को मिलाकर एक लाइन खींच दी, और इसी लाइन को अपन कहते हैं 30 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अर्थात विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में। और दिशाओं के संदर्भ में देखें तो इधर आप देखें तो ये पूर्व दिशा है, और इस तरफ देखें तो ये पश्चिम दिशा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसीलिए अपने को सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ नजर आता है। तो जहां अपन कहते हैं विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में एक समान मान वाले बिंदुओं को मिलाकर विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो सही मायने में अक्षांश व अक्षांश रेखा दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अक्षांश किसी स्थान का कोणीय मान है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में एक समान मान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली एक समांतर रेखा है। तो अब देखिए आप इसका अर्थ लिखें इसमें। दोनों के संदर्भित रूप में ही ये इसको 2 पार्ट में आपके सामने लिखता हूं। देखिए इधर लिखा मैंने आपके सामने अक्षांश। अक्षांश का क्या अर्थ है, विषुवत रेखा
या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में किसी भी स्थान का कोणीय मान उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। ये तो अक्षांश को अपने परिभाषित किया है। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान का एंगल, उसका कोण, उस स्थान का लैटिट्यूड या अक्षांश कहलाता है। अब देखिए आप इसमें अक्षांश रेखा, इनको अलग इसलिए अपने लिखा है क्योंकि आगे अक्षांश की संख्या व अक्षांश रेखा की संख्या में आपको अंतर नजर आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा देखिए इसमें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की उत्तर व दक्षिण में एक समान कोण वाले, कोण कह दें या मान कह दें, एक समान कोण वाले या एक समान मान वाले कोण वाले स्थानों को मिलाकर पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। चलिए एक माइन्यूट फर्क है दोनों में। अक्षांश किसी स्थान का कोण है, जबकि अक्षांश रेखा एक समान कोण वाले स्थानों को मिलाकर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली एक लाइन है, रेखा है, जिसको अपने नाम रखा है अक्षांश रेखा। ये तो अपनी बेसिक जानकारी हुई अक्षांश व अक्षांश रेखा। अब इससे संदर्भित जो जानकारियां उनको अपन विशेषताओं के रूप में देखते हैं, और उन विशेषताओं में अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त, उसके संदर्भ में सभी जानकारियां स्पष्ट होंगी, और प्रश्नों भी जो अपने प्रश्न बनेंगे वो भी उसी से संदर्भित रूप में स्पष्ट हो जाएंगे। तो देखिए आगे अपन ये आपके सामने पृथ्वी का जो मॉडल है ग्लोब के रूप में आपके सामने है, और इसमें आपको स्पष्ट भी नजर आ रहा है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो अपन कहें पैरेलल समानांतर पश्चिम से पूर्व के रूप में वो अक्षांश हैं, और उत्तर से दक्षिण के रूप में है ये देशांतर हैं। देशांतर की बातें अपन आगे करेंगे, यहाँ अपन अक्षांश की बात कर रहे हैं। और हेडिंग लिखें
अक्षांशों की विशेषताएं। विशेषताएं एक बार तो मैं आपको बेसिक रूप में इस चित्र में आपको जानकारी के माध्यम से दिखाता हूं। अक्षांशों की विशेषताएं क्या हैं। पृथ्वी का जो सबसे मोटा पार्ट है, जो सबसे बड़ा सर्किल बनता है, वो विषुवत रेखा का बनता है। विषुवत रेखा जो चारों तरफ पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, जिसको ग्रेट सर्किल वृत्त भी कहते हैं। और आपको देखिए इस चित्र में भी आपको ये नजर आ रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये विषुवत रेखा है, ये सबसे बड़ा वृत्त है। सभी जो अक्षांश हैं वो पूर्ण वृत्त के रूप में होते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ रूप में घूमते हुए वृत्त के रूप में खींचे जाते हैं। फिर देखिए आप इससे ऊपर आपके सामने देखिए ये 10 डिग्री का है, फिर आपके सामने देखिए तो ये 20 डिग्री का है। इसी रूप में आपके सामने देखिए तो ये 60 डिग्री अक्षांश वृत्त है उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे आपके सामने देखें तो ये 70 डिग्री का है। एक बात आपको ये स्पष्ट नजर आ रही होगी, विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। ये अपने आप में एक पहली विशेषता हो गई। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा वृत्त या भूमध्य रेखा वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश वृत्त। और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। ये एक विशेषता। इसी तरीके से जब ये अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जा रहा है तो आप देखिए ध्रुव वाला जो पॉइंट है, जैसे आपके सामने ये 90 डिग्री, लेकिन ध्रुव वाला जो पॉइंट है वो एक डॉट है, बिंदु है। इसका मतलब ध्रुव वृत्त के रूप में न होकर बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, डॉट के रूप में है। इसका मतलब ये अपवाद हो गया, सभी अक्षांश वृत्त नहीं है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक डॉट है, एक बिंदु के रूप में है। फिर देखिए कि पृथ्वी की जो आकृति है, सही मायने में पृथ्वी ध्रुव वाले भाग से चपटी है, थोड़ी भिची हुई है, और बाकी भाग गोल है। तो जो चपटे वाले भाग में जहां अपन कोण की बात करते हैं, तो जब 1 डिग्री से 2 डिग्री का अगला जब कोण बनता है तो उसमें दूरी अधिक तय करनी होती है। तो इसलिए जब देखेंगे ध्रुवों के पास जाएंगे तो वहां अक्षांशों की बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। और बीच की दूरी बढ़ने का कारण क्या है? ध्रुवीय भागों पर पृथ्वी का चपटापन होना, जिसके कारण ध्रुवीय भागों में दो अक्षांशों की बीच की दूरी बढ़ जाती है। औसत रूप में देखिए आपके सामने यहाँ विषुवत रेखा के पास जब आप देखेंगे तो यहाँ लगभग जो बीच की दूरी है वो 110.6 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास लगभग 110.6 किलोमीटर है। और यही दूरी जब विषुवत रेखा से और ध्रुव की तरफ जाते हैं तो ध्रुव के पास जाते जाते और ये दूरी लगभग 111.7 किलोमीटर हो जाती है। अर्थात ये कहा जा सकता है एक साधारण कथन के रूप में, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की बीच की दूरी लगभग बढ़ती जाती है। लेकिन औसत की जब बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, तो औसत दूरी है लगभग 111 किलोमीटर। औसत, ये एवरेज है, औसत। अधिकतम ध्रुव के पास और न्यूनतम जो सबसे कम जो अपन कहें जो विषुवत रेखा के पास की तरफ है। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो लगभग थोड़ी सी दूरी बढ़ती है, और औसत दूरी की बात करते हैं तो 111 किलोमीटर है। न्यूनतम विषुवत रेखा नहीं है, विषुवत रेखा से और जहां तक पृथ्वी का भाग गोल है वहां तक दूरी यही है।
केवल ध्रुव के पास जाकर ये दूरी बढ़ जाती है। तो एक विशेषता तो सभी अक्षांश पूर्ण वृत्त के रूप में होते हैं, लेकिन ध्रुव बिंदु के रूप में होते हैं। दूसरी एक विशेषता, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है और ध्रुव डॉट बिंदु के रूप में होते हैं। तीसरी एक विशेषता आपके सामने आई, विषुवत रेखा के पास दो अक्षांशों के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर होती है, जो ध्रुव के पास 111.7 किलोमीटर होती है। लेकिन अक्षांशों के बीच की औसत दूरी, एवरेज जो डिस्टेंस है, वो 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाएं जहां अपन कहें, जिसका निर्धारण पश्चिम से पूर्व की तरफ किया गया है, पूर्व, और जो विषुवत रेखा के संदर्भित रूप में उत्तर या दक्षिण, सभी अक्षांश रेखाओं को समानांतर पैरेलल रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा गया है। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, अक्षांश कितने हैं, अक्षांश वृत्त कितने हैं, ये अपन एक एक टॉपिक पे आएंगे तो वहां अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो विशेषताओं में लिखते हैं सबसे पहले 1 नंबर, सभी अक्षांश सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर पैरेलल, विषुवत रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये पहली विशेषता लिखी है अपन ने, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। दूसरी विशेषता, 2 नंबर, अक्षांश पूर्ण वृत्त के रूप में खींचे जाते हैं, लेकिन दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में होते हैं। अभी अपन ने इसकी चर्चा भी की थी। सभी जितने भी अक्षांश हैं वो पूर्ण वृत्त के रूप में खींचे जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही एक डॉट के रूप में हैं, बिंदु के रूप में खींचे जाते हैं, बिंदु होते हैं। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश व दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश दोनों डॉट हैं, बिंदु हैं, वृत्त के रूप में नहीं है। वृत्त वही होता है जिसकी कोई त्रिज्या होती हो, और बिंदु है, डॉट है, वो अपन के 0 रेडियस है, उसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। तीसरी विशेषता, तीन नंबर पे सभी
अक्षांश वृत्तों में विश्वत वृत्त, इसे ही अपन भूमध्य रेखा वृत्त भी कहते हैं। विश्वत वृत्त या भूमध्य रेखा वृत्त सबसे बड़ा व्रत है जिसे व्रत ग्रेट सर्किल कहते हैं। अपने आप में एक यूनिक प्रश्न है। अक्षांश वृत्तों में सबसे बड़ा व्रत है वो विश्वत रेखा व्रत है या भूमध्य रेखा व्रत है, इसलिए इसको क्या संज्ञा दी है? व्रत या ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। यानी अक्षांशों में केवल ग्रेट सर्किल एक ही है, सबसे बड़ा व्रत एक ही है, और उसको नाम दिया अपन ने 0 डिग्री अक्षांश व्रत या भूमध्य रेखा व्रत या फिर अपन कहें विश्वत व्रत, जिसको नाम देते हैं। बाकी सारे जितने भी अपन कहें अक्षांश व्रत हैं वो इससे छोटे हैं। नेक्स्ट, चौथी विशेषता, चार नंबर पे विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। होता जाता है। अपने देखा भी है इस चित्र में, इस विश्वत रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इन अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जा रहा है, और ध्रुव तो वास्तव में लास्ट में देखते हैं तो बिंदु डॉट के रूप में ही बनाए जाते हैं। आपके सामने जो पृथ्वी का मॉडल जो ग्लोब के रूप में आपके सामने है, इस चित्र से ही अपनी सारी विशेषताएं स्पष्ट रूप में नजर आ रही है। देखिए नेक्स्ट विशेषता 5 नंबर पे, विश्वत रेखा के पास दो अक्षांशों की बीच की दूरी दो अक्षांशों की बीच की दूरी
110.6 किलोमीटर तथा ध्रुवों के पास ध्रुवों के पास 111.7 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन औसत दूरी एवरेज डिस्टेंस लेकिन औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसा प्रश्न की प्रकृति है वैसा ही अपना आंसर बनता है। ये अपने कहा कि विषुवत रेखा के पास दो लैटिट्यूड दो अक्षांशों के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर होती है। वही दूरी ध्रुवों के पास जाते जाते 111.7 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन जब यदि प्रश्न पूछा जाए अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी है तो आंसर बनेगा 111 किलोमीटर। और जब एग्जैक्ट की बात करता है ध्रुवों के पास तो 111.7, विषुवत रेखा के पास 110.6 किलोमीटर, थोड़ा डिफरेंस है। और उसका कारण मैंने आपको बताया भी था। अब ध्रुवों के पास अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ने का कारण ध्रुवीय भाग चपटे हैं और चपटे होने के कारण जो कोण बनता है वो अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी में बनता है, इसलिए वहां जाकर दूरी में वृद्धि हो गई है। और नेक्स्ट विशेषता जो इसी से जुड़ी हुई है, देखिए अपनी जो विशेषता है 5 नंबर की, और वो इसी से संदर्भित रूप में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की बीच की दूरी लगभग बढ़ती है। ये जो पिछली वाली विशेषता से उसी से संदर्भित रूप में जहां विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की बीच की दूरी लगभग बढ़ती जाती है और ये ध्रुव के पास जाके बढ़ती है, जिसका कारण भी यहां लिख दें, बढ़ती जाती है, जिसका कारण इसी में ध्रुवीय भागों का ध्रुवीय भागों का चपटापन होना। चपटापन होना है। ध्रुव वाले भाग गोल नहीं है, वहां पृथ्वी चपटी है
और चपटी होने के कारण वहां अक्षांशों की बीच की दूरी में कुछ वृद्धि हो जाती है। ये अपनी बेसिक विशेषताओं में थी। अब मैं आपके सामने रखता हूं अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त, उनकी संख्या से संदर्भित, और उनको भी अपन आगे विशेषताओं के संदर्भ में ही लिखते हैं। छह नंबर की विशेषता, नेक्स्ट। ये देखिए आप, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या क्या लिखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में 90 और विषुवत रेखा के दक्षिण में भी 90। अर्थात कुल कितने हुए, 90 और 90 180। ये अक्षांश की संख्या है, और अक्षांश का तात्पर्य है कोणीय मान, एंगल जब बनता है। जैसे अपने का विषुवत रेखा से जब उत्तर की तरफ 1 डिग्री का कोण बना, तब अपन का वो एक अक्षांश है जो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बनता है। तो उत्तर में भी 90 हैं और दक्षिण में भी 90 हैं, तो टोटल अक्षांश की संख्या 180 है। फिर देखिए कहीं न कहीं ये कंफ्यूजन भी रहता है, अक्षांश 181 है, नहीं, अक्षांश 181 हो ही नहीं सकते। देखिए आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने इसी की बात की कि ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री, इस सापेक्षिक रूप में जहां से अपन कोण मापना शुरुआत करते हैं, इस वाले भाग से अपन ने देखा आपके सामने, ये मैंने आपके सामने बनाया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से मैंने आपके सामने यहां बनाया 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका तात्पर्य इस विषुवत रेखा से 0 डिग्री से ऊपर की तरफ इधर भी 1 डिग्री का कोण बनता है, इधर भी 1 डिग्री का कोण बनता है। हाँ, अक्षांश जब वृत्त की बात करता है तो वो वृत्त 0 डिग्री का भी एक वृत्त है, 1 डिग्री का भी वृत्त है उत्तर में, और 1 डिग्री दक्षिण का भी वृत्त है। और अक्षांश रेखा की भी बात करता है तो ये 3 है। लेकिन जब अक्षांश की बात करता है तो अक्षांश का यदि आप देखें, इसके बीच का जो अंतराल है तो वो अंतराल कितना होगा, 0 से ऊपर 1, 0 से नीचे 1। इसका मतलब अंतराल कितना हुआ, 2 डिग्री अक्षांश का। तो ये 0 डिग्री है, ये अक्षांश के रूप में इसका तो मान 0 है। और सही मायने में आप देखिए तो आपके सामने मैंने कहा इस 0 डिग्री से, और ये आपके सामने ये अक्ष खींचा, और ये अपने का इससे उत्तर में भी 90 और इससे दक्षिण में भी 90। और एक स्ट्रेट जो सीधी लाइन है, सरल रेखा है, उसमें कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा अक्षांश हो ही नहीं सकते, ये बेसिक है। तो कहीं आपको ऐसा नजर आता है कि 181, अक्षांश वृत्त, अक्षांश रेखा दोनों डिफरेंट टर्म हैं, लेकिन अक्षांश की जब बात करते हैं तो अक्षांश कितने हैं, 180। और भी आपके सामने मैं एक सरल उदाहरण रखूं, देखिए आप, ये आप देखें, ये 10 बीघा का खेत है। इस 10 बीघा के खेत को 2 भाइयों के अंदर बांटा गया, दोनों में बराबर बराबर। तो पता किया कि दोनों में
5-5 बीघा, 5 बीघा और 5 बीघा, दोनों भाइयों में बराबर इस भूमि को बांट दिया गया। अब देखिए आपके सामने ये जो दोनों में जो बांटा गया, ये जो बीच की लाइन है, इस लाइन का मान कितना है, ये कितने बीघा है। इससे ऊपर का जो टोटल एरिया है वो 5 बीघा, इस लाइन से नीचे का एरिया है वो 5 बीघा। तो इसका मतलब बीच की लाइन का कितना एरिया, ये डिवाइडेशन है, काल्पनिक रूप से अपन ने इसको माना है। इससे ऊपर और नीचे दोनों भाग बराबर हैं। इसका मतलब 5 बीघा ये, 5 बीघा ये, इसका मतलब कितना है, ये 10 बीघा है। तो इस जो लाइन का मान क्या है, 0 है। तो उसी तरीके से जो अपन ने अक्षांश की बात की है, और अक्षांश कब अपन ने कहा, जब किसी बिंदु से 1 डिग्री का कोण बनेगा, और वो 1 डिग्री का जब कोण बनता है तो पृथ्वी पर लगभग 111 किलोमीटर दूरी चलने के बाद एक कोण बनता है, तब उसको एक अक्षांश कहा जाता है। तो अक्षांशों की टोटल संख्या 180। शायद मैं मानता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अक्षांश 181 नहीं हो सकते, 181 मान भी नहीं हो सकता। सरल रेखा का मान ही कितना होता है, 180 होता है। तो ये जो अपन ने बात की थी कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या विषुवत रेखा के उत्तर में 90 और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90, तो अक्षांश टोटल 180 है। अब देखिए नेक्स्ट अगली विशेषता, सात नंबर की विशेषता, पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या विषुवत रेखा के उत्तर में 89, विषुवत रेखा के दक्षिण में 89, और एक लिख दिया आपके सामने विषुवत वृत्त, तो 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं वो एक, टोटल 179। कहने का तात्पर्य, अक्षांश वृत्त, जो अक्षांश पूर्ण रूप में वृत्त के रूप में खींचे जाते हैं, और वृत्त के रूप में जब देखते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में 89 है, विषुवत रेखा के दक्षिण में भी 89 है। और एक विषुवत रेखा का जो सबसे बड़ा वृत्त है, जिसको अपने नाम दिया था ग्रेट सर्किल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को अपन ने हटा दिया, क्योंकि दोनों ही डॉट हैं, बिंदु हैं, वो वृत्त के रूप में नहीं होते हैं। इसलिए अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है, 179। ये ग्लोब पर है, पृथ्वी का वास्तविक जो मॉडल है वो ग्लोब है, जिसके ऊपर अक्षांश वृत्त 179 है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों ही डॉट के रूप में है, लेकिन जो वृत्त बनता है वो रेखा के रूप में ही बनता है। जो रेखा के रूप में जब खींचते हुए बनाते हैं तो ही वृत्त का निर्माण होता है। तो अक्षांश रेखाओं की जब संख्या की बात होती है तो भी 179 है, लेकिन जब मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाओं की बात होती है तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को भी एक रेखा के रूप में ही दर्शाया जाता है। तात्पर्य, इसका मतलब मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। तो इसी में आप नीचे नोट करके लिखना, नोट, मानचित्र पर कुल अक्षांश
रेखाओं की संख्या 181 होती है। क्योंकि मानचित्र के ऊपर जब अपन पृथ्वी का जो अपन ग्लोब है उसको काटकर जब समतल कागज पे फैलाते हैं तो उसमें ध्रुव वाला बिंदु है उत्तरी व दक्षिणी दोनों, वो भी एक सीधी लाइन रेखा के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो ये काल्पनिक रूप से मानचित्र के ऊपर जो डॉट है उसको भी एक पूर्ण रेखा के रूप में दिखाने के कारण मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 181, 181। प्रश्न 3 तरीके से है। अक्षांशों की संख्या 180। अक्षांश जब तक मानचित्र का नाम नहीं लेता है तब तक अक्षांश वृत्त की संख्या या अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179। लेकिन जब बात करता है कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या तब 181, 181 है। एक विषुवत रेखा 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में, इस तरीके से 181 जो मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट अगली विशेषता 8 नंबर पे दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांश या अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध या जोन कहा जाता है। पृथ्वी पर जो ताप कटिबंधों का निर्धारण किया गया है वो अक्षांशों के आधार पर ही किया गया है। उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, इनका निर्धारण अक्षांश के आधार पर किया गया है। तो अक्षांशों के बीच के भाग को, एरिया को जोन या कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट अगली विशेषता और जो उपयोग की दृष्टि में भी है, उपयोग अक्षांशों का उपयोग क्या है? उपयोग ना, पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की स्थिति निर्धारण करने में तथा पृथ्वी पर ताप कटिबंधों का निर्धारण करने में उपयोग किया जाता है। अभी आपके सामने जो ऊपर वाली 8 नंबर की विशेषता थी वही आपको स्पष्ट कर रही थी। अब पृथ्वी पर जो अक्षांशों के बीच का भाग है उसको कटिबंध जोन कहते हैं। तो जो ताप कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है वो अक्षांशों के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा आपने कहा पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की स्थिति को निर्धारण करने में, सही मायने में तो अपना जो अगला टॉपिक है देशांतर, उसमें और इसकी चर्चा होगी। किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण में अक्षांश व देशांतर दोनों की जानकारी होना अपेक्षित है, तभी संभव है। लेकिन जहां अपन कोई अक्षांश की बात करें तो वो जैसे अपने का 40 डिग्री अक्षांश पर कोई व्यक्ति है तो 40 डिग्री का मतलब वो पृथ्वी पर चारों तरफ 40 डिग्री का वृत्त है।
लेकिन एग्जैक्ट उसकी जानकारी जब तक अपने को देशांतर पता नहीं लगेगा तब तक अपने को नहीं पता लग चल पाएगा। इसका मतलब स्थिति निर्धारण में अक्षांश का भी योगदान है और देशांतर का भी योगदान है। ये अपनी विशेषताएं और उपयोग के रूप में, और इसी से संदर्भित इसकी एक बेसिक जानकारी जो जुड़ी हुई है, जो मैं आगे आपके सामने बात रख रहा हूं। देखिए, ये आपके सामने पृथ्वी है। वास्तव में जो पृथ्वी है जिसको अपन बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी जिस रूप में अपन सीधी लाइन खींचते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसा है नहीं। पृथ्वी अपना जो अक्ष है, धुरी है, उससे कुछ टिल्ट है, झुकी हुई है। देखिए किस रूप में, कि मैंने आपके सामने ये काल्पनिक रूप में ये आपके सामने कहा, ये उत्तर और ये दक्षिण, और ये भी आपने देखा इस रूप में, ये आपके सामने लिखा ये पूर्व और ये पश्चिम। और जहां से अपने का इस 0 डिग्री से विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ भी 90 है, विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ भी 90 है। लेकिन ये बिंदु और ये बिंदु नॉर्थ वेस्ट साउथ पोल नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल वाला कौन सा पार्ट है, देखिए आप, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है आपके सामने दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो सीधी होनी चाहिए वो सीधी नहीं है। सीधी नहीं होकर कैसी है, झुकी हुई है, टिल्ट है। किस रूप में झुकी हुई है, देखिए आप, ये इस वाले पार्ट से आप देखिए, ये वाला, ये मैंने तीर बनाया है, और ये जो झुकाव है इस सीधे वाले भाग से, और ये जो धुरी वाला भाग है ये 23.5 डिग्री झुकी है, टिल्ट है, झुका हुआ भाग है। और यदि ये अक्ष से झुका है, ये वाली जो लाइन अपन कहें जो एक्सिस वाले भाग अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस वाले जो कक्ष तल से जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। ये दो प्रश्न आते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी होती है और पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है। और उसमें जब भी ये प्रश्न आएगा तो दोनों रूप में यही ऑप्शन मिलते हैं, तो वहां विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि 23.5 या 66। तो ये आपके टर्म ध्यान रखना, अक्ष या धुरी जिसको एक्सिस कह रहे हैं वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुका है, और कक्ष तल से यदि उसको 90 में से माइनस कर दें झुकाव को, तो वो कक्ष तल का कोण बचेगा। इसको आप देखिए इस तरीके से लिखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर, या जिसको अपन कहें धुरी पर, एक्सिस, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस डायग्राम के आधार पे आपको स्पष्ट हो रहा होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है,
तथा 66.5 डिग्री अपने कक्ष तल से कोण बना रही है। और दोनों का यदि अपन जब जोड़ करेंगे तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए आपके सामने मैं एक प्रश्न रखता हूं, उससे शायद आप और स्पष्ट हो जाएंगे। प्रश्न, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 30 डिग्री झुकी हुई होती तो बताइए कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपके सामने प्रश्न है। 2012 या 13 का आरएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम था, उस एग्जाम में ये प्रश्न था। मैंने उसी का आपके सामने एग्जाम्पल रखा है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर जहाँ 23.5 उसकी अपेक्षा 30 डिग्री पर झुकी होती तो अपने कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाती। और बिल्कुल सिंपल रूप में है, जिसको यदि इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में है तो उसको 90 में से इसको घटाना था और आंसर उसको निकाल देना था। तो आपके सामने जैसे मैंने कहा था कि इसमें जो भी आपके सामने अक्ष का झुकाव दिया उसको 90 में से माइनस कर दें तो कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब वो अपने कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है। 40 दे तो 90 में से 40 को घटा दें। और प्रश्न ऐसा भी दे सकता है कि यदि कक्ष तल से कोण बताए तो अक्ष पर कितने डिग्री का झुकाव होगा, तो इस रूप में भी प्रश्न हो सकता है। तो ये अपनी बातें जो अक्षांश के संदर्भ में, अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश वृत्त क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका उपयोग क्या है, उसके बारे में अपने चर्चा की है। और ये जो अपने टॉपिक शुरुआत की है, अब नियमित रूप से अपने भूगोल विषय से संदर्भित जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर क्लासें होंगी। आप अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी को पहुंचाएं, जिससे कि विद्यार्थियों को लाभ हो सके और नियमित रूप से अपनी क्लासें चलेंगी। जय हिंद।